अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। इस उम्मीद के साथ कि ये दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। आज के प्रोग्राम में बहुत सी खबरें और मामलात को ज़ेरे बहस लाएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। कराची से एहसन चांडियो और फरीद आलम मौजूद होंगे। फजल तवाब कोयटा से हमें ज्वाइन करेंगे। इस्लामाबाद से इकराम होती, सैयद नवीद जमाल और सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ सोहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। बहुत से मामलात हैं, रोज़नामा 92 न्यूज़ में भी ये खबरें पब्लिश हुई हैं, वहाँ भी आप इनकी डिटेल पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले शहर कराची का रुख करते हैं। एहसन, आपसे जानना चाहूँगा, जामिया कराची 80 करोड़ रुपए इसका खसारा हो चुका है और आपकी खबर में ये है कि वाइस चांसलर अब इस खसारे को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये कोशिश में बहुत देर नहीं होगी और किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं? जी बिल्कुल, देखें, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है जामिया कराची को जो खसारा कम करने में। लेकिन इस वक्त जो है माली खसारे के शिकार है जामिया कराची। सिंध की सबसे बड़ी जामिया है, 40,000 से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे ज़ेर तालीम हैं। हर साल जो है वो तकरीबन 15,000 के करीब जो है वो ग्रेजुएट होते हैं स्टूडेंट। बड़ी तादाद है जो यहाँ से पास आउट होकर निकलते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज में काम करते हैं। 80 करोड़ के करीब जो है इस वक्त खसारे का शिकार है जामिया कराची। और इस पर काबू पाने के लिए, इस खसारे को कम करने के लिए जो वाइस चांसलर आए हैं नए अजमल खान, उनको तकरीबन 2 साल हुए हैं, लेकिन वो कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने कुछ जो है वो फैसले किए हैं। वो फैसले ये हैं कि जामिया कराची में एक बहुत बड़ी सरकारी रिहायशी जो है वो एरिया है जहाँ पे मुलाजिमीन रहते हैं, उसका बिल जो है वो खुद अदा नहीं करते थे। वहाँ पे जो मीटर बिल थे वो नहीं लगे हुए थे, उसका जो है वो ख़र्चा यूनिवर्सिटी पे करती थी जितना भी बिल आता था। अब यह है कि उन तमाम जो रिहायशी घर हैं वहाँ पे जो है वो मीटर लगेंगे प्रॉपर तरीके से। उसका जो बिल होगा वो बिल जो है वो जो भी मुलाजिम रहता है वो अपना बिल खुद अदा करेगा। उसके अलावा जो है सबसे बड़ी बात जो है जो बायोमेट्रिक सिस्टम है वो नस्ब किया। जो मुलाजिमीन आते नहीं हैं और घर बैठे तनख्वाहें लेते हैं, उनकी तनख्वाहें जो है वो कटौती होगी। उसके बाद उन खर्चा कम करने के लिए ये भी होगा, जो मुलाजिमीन घर बैठ के तनख्वाहें ले रहे हैं उनका पता लगेगा तो उनको जो है वो नौकरियों से फारिग किया जाएगा। उसके अलावा जो तज़ीनो आराइश होती थी, जो 18 ग्रेड, 19 ग्रेड, 20 ग्रेड के अफसरान हैं, मुलाजिमीन हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनके घरों के जो है तामीराती काम, तज़ीनो आराइश का काम होता था वो सरकारी खर्चे पे होता था, यूनिवर्सिटी अदा किया करती थी, तो वो एक बड़ी रकम होती थी। तो उसको भी कम करने के लिए अब वो तज़ीनो आराइश का काम, तामीरात का काम जो भी होगा, जो मुलाजिम अपने घर में रहता है वो खुद से कराएगा। ये तमाम तर सूरत हाल है। उसके अलावा जो है जामिया कराची के साथ एक बड़ी जो नाइंसाफ़ी ये भी है कि जामिया कराची को जो है वो सालाना ग्रांट जो दी जाती है वो 10 करोड़ रुपए दी जाती है। अब ये देखें कि जिस जामिया में 40,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं और जिस जामिया में 4,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं, दोनों की जो है सालाना ग्रांट एक है। जबकि जामिया कराची में 72 जो है वो डिपार्टमेंट्स हैं, 72 डिपार्टमेंट है, जिसको वाइस चांसलर से जो हमारी बात हुई है उनका ये कहना है कि सालाना कम अज़ कम भी जो है वो 30 से 35 करोड़ रुपए ग्रांट देनी चाहिए ताकि उनके अखराजात कुछ ट्रैक पे आ सकते हैं, वरना जो है वो मज़ीद बढ़ के 1 अरब से भी मज़ीद बढ़ने जो खसारा है वो बढ़ सकता है। जी अच्छा, ऐसा ये बताइएगा कि ये पहली शायद सरकारी जामिया हो जहां पर सरकारी रिहाइश गाहों के लिए भी मीटर्स नस्ब नहीं थे। अदरवाइज दीगर जितने भी सरकारी जामियात हैं वहां पर सरकारी रिहाइश गाहों के लिए सब हर एक रिहाइश गाह के लिए एक डेडिकेटेड बिजली का मीटर नस्ब होता है जिसको बरह रास्त वापटा की जानिब से बिल जारी किया जाता है। यहाँ पर मामला बिल्कुल अलग चल रहा था। और इसके साथ दूसरा ये बताइए, क्या जामिया कराची के पास हुकूमती ग्रांट के अलावा आमदन के क्या कोई और ज़राए भी मौजूद हैं? और उसके साथ जो खसारा कम करने की कोशिश की जा रही है, जो इकदाम आपने बताए, इसके अलावा भी कोई और इनके पास कोई ऐसी इन्होंने ऑडिट रिपोर्ट जो इनके सामने आई हो जहां पर इनको पता चला हो कि यहाँ पर कोई बेज़ाब्तियाँ हो रही है, उनको रोकने की कोशिश की जाए, इस किस्म के कोई मजीद इकदाम भी लिए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें, जो पहला सवाल था वो ये था कि बहुत ज़्यादा जो है वो जो मुलाजमीन थे, एक तरह से आप कहें ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें कि उनके मज़े लगे हुए, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जो भी सरकारी रिहाइशें होती हैं तो वहाँ पे मीटर्स नस्ब किए हुए होते हैं, मीटर लगे हुए होते हैं और वो जो बिल है अपना जो है वो खुद ही जमा कराते हैं। लेकिन यहाँ पे ये था कि सालों से ये चीज़ें चल रही थी जो किसी के घर में जो है वो 2 एसी लगे, 3 एसी लगे, किसी घर में 1 एसी लगा है, उसके अलावा और दीगर भी जो चीज़ें थी वो लगी होती, तो काफ़ी ज़्यादा बिल आता था जो यूनिवर्सिटी के खाते में जाता
था। वाइस चांसलर ने एक दफ़ा मुझे खुद भी जो है वो बिल दिखाया कि उनका माहाना बिल 1 से सवा करोड़ रुपए माहाना बिल आता है, जो कि वो पूरा नहीं अदा कर सकते। कभी किस्तों में कराते हैं 30 लाख, 25 लाख, 20 लाख, जितने भी पैसे होते हैं। दूसरा सवाल आपका था कि वो यूनिवर्सिटी को जो है वो ग्रांट दी जाती है। जी 10 करोड़ रुपए सिंध गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है। उसके अलावा जो है HEC भी कभी साल, 2 साल, 3 साल में उनके पास अगर इस तरह के पैसे होते हैं, ये मजीद खसारे में होते हैं, तो ये रिक्वेस्ट करते हैं HEC से। HEC उसके बाद जो है अप्रूव करके इनको जो है वो ग्रांट देती है। कभी 5 करोड़ देते हैं, कभी 10 करोड़ रुपए देते हैं, इस तरह की ग्रांट दी जाती है। लेकिन सालाना ग्रांट इनको नहीं मिलती है। सालाना ग्रांट जो मिलती है इनको सिंध हुकूमत से मिलती है, और वो 10 करोड़ रुपए फिक्स है। वो छोटी यूनिवर्सिटी हो, बड़ी यूनिवर्सिटी हो, कोई क्राइटेरिया नहीं है। जामिया कराची में 40,000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो उनकी भी वही है। सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में 4,000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो सेम ग्रांट है। तो इनके पास कोई और कमाने का जरिया नहीं है। सिंध कराची यूनिवर्सिटी के पास यही है, उनके पास जो ग्रांट आती है उसी से वो अपने जो है वो चलाते हैं। हाँ, वो ज़रूर ये करते हैं कि जब उनके अखराजात बढ़ते जाते हैं तो वो फीसों में इजाफा कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी नज़र आता है कि स्टूडेंट सड़कों पे नज़र आ जाते हैं। वो क्योंकि वो इतनी एक वाहिद यूनिवर्सिटी है जो मुतवस्सित तबके से जो लोग बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे पढ़ते हैं। हर तरह के, हर तबके के लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। फीस पे कर सकते हैं, ज़्यादा फीस नहीं होती, हर बंदा पे कर सकता है, लेकिन इनके पास फिर ऑप्शन ये होता है कि ये फीस में इजाफा कर देते हैं। लेकिन उसके बाद देखने में आता है कि स्टूडेंट सड़कों पे आ जाते हैं, एहतिजाज करते हैं, जिसके बाद फिर यूनिवर्सिटी को अपना फैसला वापस लेना पड़ता है। फिर यूनिवर्सिटी जो है वो फीस उतनी कर देती है। लेकिन यह है कि वाइस चांसलर का कहना है कि उन्होंने सिंध हुकूमत और वफाक से भी ये अपील की है कि उनकी ग्रांट की तरफ नज़रसानी की जाए, उनकी ग्रांट जो है वो लिहाजा बढ़ाई जाए ताकि यूनिवर्सिटी जो है वो खसारे से निकल सके। अच्छा, ऐसा ये भी बताइएगा कि वाइस चांसलर अजमल खान साहब ने जो प्लान तरतीब दिया है, कब तक वो समझते हैं कि जामिया कराची, जामिया सिंध इस खसारे के सूरत हाल से निकल आएगी और माली तौर पर अपने पाँव पर खड़े होकर अपने तमाम अखराजात खुद पूरे कर सकेगी? देखिए, वाइस चांसलर का जो है वो टेन्योर जो है वो 4 साल का होता है कम से कम। तो वो ये 2 साल तो उनको गुजर चुके हैं। अब उन्होंने जो है वो ये तरीक़ेकार अपनाया है। वो ये कहते हैं कि मैंने एक जो है वो बुनियाद डाल दी है इस चीज़ की। इस चीज़ में एकदम से तो ठीक नहीं होगा, लेकिन यह है कि 2-3 साल के अरसे में ये अपने अगर ट्रैक पे भी चल पड़े तो बड़ी बात होगी। लेकिन दूसरी तरफ ये देखने में आ रहा है कि अगर ये चीज़ करने जा रहे हैं तो असातिज़ा तंजीम है जामिया कराची की, जो सारे जो एक कह लें माफिया है, वो एक तरफ हो गया वाइस चांसलर के। वो ये कहते हैं कि हम ये चीज़ें नहीं होने देंगे। तज़ीन और आराइश का काम हो, बिल की पेमेंट हो, वो सारी यूनिवर्सिटी के खाते से ही शुरू से होती आई है, तो अभी भी हो। लेकिन वाइस चांसलर कहते हैं कि यही एक तरीका है अगर खसारे से निकालना है। सरकारी रिहाइश है, सरकारी रिहाइश जो है मुलाजमीन को दी हुई है, यही उनके लिए बहुत है। कम अज़ कम वो अपना बिल खुद पे करें। लेकिन यह है कि देखने में आता है कि सरकार जो असातिज़ा हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो सारे जो वाइस चांसलर के खिलाफ मुत्तहिद हो गए हैं। उन्होंने एक तंजीम बना लिया। वो ये कहते हैं कि हम ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। जी ठीक, बहुत शुक्रिया एहसन, आप कराची से हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि सिंध के बड़ी जामिया कराची 80 करोड़ रुपए के खसारे में, और अब इसके खसारे को कम करने की कोशिशें की जा रही हैं। इंतहाई अहम मामला LNG को लेकर, जब भी भट्टी साहब LNG की बात की जाती है तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब का नाम ज़रूर आता है। LNG खरीदारी मुआहिदा जो तुर्की के साथ हुआ था, मौजूदा हुकूमत ने इसको ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया है। ये हुकूमतों के दरमियान मुआहिदा था या फिर प्राइवेट कंपनीज़ के दरमियान था, और अब ख़त्म क्यों किया जा रहा है? फैसल, देखिए, गुज़श्ता 5 सालों के दौरान वज़ीर पेट्रोलियम का जो कलमदान है शाहिद खान अब्बासी साहब, जब वो वफाकी वज़ीर थे, तमाम मामलात वही देखते रहे मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में, और उसके जब वज़ीर आज़म भी बने तो ये कलमदान उनके पास रहा। तो उनकी इस 5 सालों के दौरान उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो LNG रिलेटेड एक्टिविटीज़ को ही उन्होंने फोकस किया रखा। एनर्जी सेक्टर के ऊपर उन्होंने तवज्जो नहीं दी। इसीलिए हमें लगता है कि जब भी हम बात करते हैं तो शाहिद खान अब्बासी साहब का जब नाम आता है तो LNG के हवाले से कोई ना कोई स्टोरी उनके साथ जुड़ी होती है। यहाँ पर भी कुछ मामला इसी तरह से ही है। फरवरी 2018 में साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब की मंशा के ऐन मुताबिक तुर्की के साथ बैनुल हुकूमती बुनियादों के ऊपर LNG खरीदारी के लिए एक मुआहिदा किया गया। ये बड़ा एक सरप्राइजिंग था उस वक्त भी हमारे लिए
कि तुर्की वो मुल्क है जिसके पास एलएनजी फरोख्त करने के लिए वो यानी कि एलएनजी के प्रोड्यूसर नहीं है, वो एलएनजी खुद प्रोड्यूस नहीं करता। लेकिन मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने और शाहिद खान अब्बासी साहब ने उस वक्त ये फैसला किया और उसके साथ बाज़ाब्ता तौर के ऊपर तुर्की के साथ एक एग्रीमेंट कर लिया गया, जो कि तुर्किश कंपनी तुर्किश पेट्रोलियम इंटरनेशनल थी। और पाकिस्तान की जानिब से जिस कंपनी का इंतखाब किया गया वो वजारत तवानाई के मातहत, यानी कि उस वक्त वज़ीर पेट्रोलियम या वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी की अपने ही मातहत वजारत तवानाई के मातहत ये कंपनी थी, पाकिस्तान एलएनजी टर्मिनल लिमिटेड कंपनी। इस कंपनी के साथ मुआहिदा करवाया गया कि तुर्किश कंपनी से एलएनजी खरीदारी की जाएगी और इस टर्मिनल के जरिए ये एलएनजी रिगैसिफाई करके पाकिस्तान में फ़रोख्त की जाएगी। ये एक शॉकिंग सरप्राइज था। बहरहाल उस वक्त ये मुआहिदा किया गया, चूँकि तुर्की वो मुल्क है जो खुद गैस इंपोर्ट करता है अपनी तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, वो एलएनजी प्रोड्यूसर नहीं है। बहरहाल ये एग्रीमेंट किया गया, लेकिन उसके बाद अब जब ये एग्रीमेंट के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आ रहा था तो ये मामला दोबारा वजारत तवानाई के पेट्रोलियम डिवीज़न ने वफाकी काबीना के सामने रखा। बाखबर सूब प्रोग्राम को जो सरकारी दस्तावेज मसूल हुए उनके मुताबिक इस सारे मामले का वफाकी काबीना ने बहुत बगौर जायज़ा लिया, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि तुर्की वो मुल्क है जो एलएनजी के प्रोड्यूसर नहीं है, तो किस तरीके के साथ फिर तुर्की से ये एलएनजी खरीदी जा सकती है। लिहाजा वफाकी हुकूमत ने एलएनजी की खरीदारी का मुआहिदा जो तुर्की के साथ किया गया था वो ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। तुर्की के साथ यकीनी तौर के ऊपर हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान तुर्की के साथ तिजारत के फ़रोग़ का ख़्वाह भी है, लेकिन उसके बावजूद कोई ऐसी डील नहीं की जा सकती जिससे मुल्क को फ़ायदा ना हो बल्कि बर्डन पड़े और उसके अंदर उस डील के ऊपर बहुत से सवालात भी हों। दूसरी जानिब वफाकी काबीना ने ये सारा मामला जो तुर्की के साथ मुआहिदा किया गया था इसको ईसीसी को रेफ़र कर दिया है कि ईसीसी सारे मामले का जायज़ा ले कि तुर्की के साथ हमारे ताल्लुकात भी मुतासिर ना हो, और इसी मुआहिदे के इस फ्रेमवर्क की रोशनी में अगर कोई और एनर्जी प्रोडक्ट तुर्की से हासिल की जा सकती है जो कि तुर्की में खुद तुर्की प्रोड्यूस करता हो तो उसको गौर करना चाहिए ईसीसी को। अब ईसीसी इस मामले को देख रही है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि शाहिद खान अब्बासी साहब ने ही कतर के साथ बैनुल हुकूमती बुनियादों के ऊपर एलएनजी खरीदारी का मुआहिदा किया था। 15 साल के लिए मुआहिदा किया गया, जिसके तहत अब हम एलएनजी कतर से माहाना एलएनजी के 4 कार्गो खरीद रहे हैं। वो मुआहिदा भी बहुत महंगे दाम पर पड़ा। फैसल इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अगर आप टेंडर करते हैं, मुख्तलिफ कंपनियों से आप पेशकशें हासिल करते हैं, अगर वो कंपनियां 5 साल से 10 साल की बुनियाद के ऊपर सस्ते दाम के ऊपर आपको एलएनजी फराहम करने पर तैयार होती हैं, तो फिर ज़र मुबादला के ज़खायर के ऊपर कौमी ख़जाने पर दबाव डालने का या उसके ऊपर बोझ डालने की कोई मंतक सामने समझ नहीं आती। कतर के मामले की हम बात करें, शाहिद खान अब्बासी साहब ने बैनुल हुकूमती बुनियादों के ऊपर ये मुआहिदा किया था। पहले जिस मुआहिदे का ड्राफ्ट कर लिया गया था, दस्तखत होने जा रहा था ये मुआहिदा, उस वक्त इसकी कीमत का तयन कर लिया गया था। जो कतर और पाकिस्तान के दरमियान इत्तफाक़ राय हो गया था वो कीमत थी 13.90% ऑफ ब्रेंट क्रूड ऑयल। ये परसेंटेज के अंदर एलएनजी की कीमत का तयन किया जाता है। ये कीमत तय हो गई थी, लेकिन उस वक्त मीडिया ने मामला टेकअप किया, पार्लियामेंट हाउस के अंदर मामला टेकअप हुआ, तो फिर अल्टीमेटली शाहिद खान अब्बासी साहब ने कतर के साथ बैनुल हुकूमती बुनियाद के ऊपर डील को जस्टिफाई करने के लिए एडवर्टीजमेंट की, प्राइवेट कंपनियों से पेशकशें तलब की, ताकि बताया जा सकेगा कि हम कतर से सस्ती डील करें। लेकिन खुशकिस्मती के साथ कतर के मुकाबले में प्राइवेट कंपनियों ने बहुत कम 12% ऑफ क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड ऑयल की तनासुब से उन्होंने ये ऑफर कर दी। तो अल्टीमेटली शाहिद खान अब्बासी साहब को कतर दोबारा स्पेशल जाना पड़ा और जाके उन्होंने कतर से कीमत कम करवाकर 13.37% पर लेकर आए थे। तो बैनुल हुकूमती बुनियादों के ऊपर हमें इजाफी कीमत बर्दाश्त करना पड़ती है। फेयर प्रैक्टिस का तकाजा यह है कि आप 5 साल का या 10 साल का टेंडर करके पेशकशें तलब करें और जो सस्ती तीन दुनिया भर से आपको एलएनजी सप्लाई करने का आपको पेशकश वसूल हो उसके मुताबिक एग्जीक्यूट होना चाहिए। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ये एक अच्छा इकदाम है जिससे कौमी खजाने के ऊपर ज़र मुबादला के ज़खायर के ऊपर एक दोबारा दबाव डलने से बच गया है। और उसके साथ साथ तुर्की खुद एलएनजी का प्रोड्यूसर नहीं है, तो वो एक फेयर डील नहीं थी, लिहाजा अब इस डील को एग्जीक्यूट ना करने का फैसला किया गया। इसी के साथ एक और मामला है फैसल, हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। आज वफाकी काबीना का एक अहम इजलास होने जा रहा है जिसका पहली मरतबा 21 नुकात पर मुश्तमिल एजेंडा है, जिसके अंदर एक अहम ओहदे के ऊपर तैनाती के हवाले से भी समरी पेश की जाएगी। उस एजेंडे के अंदर ये मामला ज़रूर है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि ये समरी किस शख्सियत को चेयरमैन ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट करने की तैयारी की जा रही है।
जो हमने ज़राए से इस बात की खबर हासिल की कि आज वफाकी काबीना से मंजूरी हासिल करने का फैसला किया गया है एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से ग्रेड 20 के ऑफिसर रियाज मेमन साहब को, जो कि सिंध में एक PPHI प्रोजेक्ट पर बतौर DG काम कर रहे थे, 5 अक्टूबर को उनकी खिदमात वफाक ने वापस ली और चेयरमैन ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन उन्हें अपॉइंट करने का फैसला करते हुए समरी वफाकी काबीना को अरसाल की। आज वफाकी काबीना की जानिब से इसकी मंजूरी दी जाएगी। हैरान कुन तौर के ऊपर मेरिट की हम बात करते हैं, हम अहल लोगों को, अहल और सीनियर लोगों को उनके जो मुतलका शोबे हैं, मुतलका इदारे हैं, वहां पर अपॉइंट करने की बात करते हैं। चेयरमैन ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन का ओहदा ग्रेड 21 के ऑफिसर के लिए मुख्तस है, लेकिन यहां पर हम ग्रेड 20 का ऑफिसर लगाने जा रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की समरी के ऊपर। वज़ीर-ए-आज़म को वफाकी काबीना के अरकान को इस मामले को देखना चाहिए। ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान अरबों रुपए की मुख्तलिफ मसनूआत इंपोर्ट करने के लिए काम करती है। अब रिसेंटली अरबों रुपए मालियत की यूरिया खाद इंपोर्ट करने के टेंडर्स ओपन हो चुके हैं, तो वहां पर बजाय इसके कि आप एक जूनियर ऑफिसर को अपॉइंट करें और वो भी फिर DMG ग्रुप का, क्या पाकिस्तान में किसी और ग्रुप में और ग्रेड 21 का ऑफिसर मौजूद नहीं है? ये एक बड़ा क्वेश्चन है एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के ऊपर, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री के ऊपर और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के ऊपर। क्या आप मौजू तरीन और मोस्ट सीनियर शख्स जो उस ओहदे के लिए अहल तरीन हो उसको अपॉइंट करना चाहिए था, लेकिन आज वफाकी काबीना के सामने ये समरी पेश करके ग्रेड 20 के ऑफिसर की मंजूरी हासिल की जाएगी ग्रेड 21 के ऊपर तैनात करने के लिए। कोयटा का रुख करते हैं। फजल थवाब हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। हुकूमत बलूचिस्तान ने माली बहरान से निमटने के लिए तरक्याती बजट में कटौती का फैसला किया है। फजल, कितना बजट है हुकूमत का इस वक्त, खसारा कितना है और सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ पे कर रही है बलूचिस्तान की हुकूमत? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान एक हमेशा हर हुकूमत ये कहती है कि बलूचिस्तान कुदरती वर्ती वसाइल से मालामाल सूबा है। यहाँ पर क्रोमाइट है, यहाँ पर मादनियात है, यहाँ पर रेकोडिक है, यहाँ पर सिंधिक है और दीगर वसाइल है। मगर बदकिस्मती से पिछले 10 साल की जो हुकूमतें गुजरी हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो मुलाजमतों का जो सेक्टर है वहां पर तवज्जो दिया है और सिर्फ हर महकमे में मुलाजमतें दी गई, जिसकी वजह से अब चूंकि मुलाजमतें ज्यादा हो गई और बजट पे जो 380 अरब का मजमूई बजट है बलूचिस्तान का, उस पर असर पड़ने लगा, जिसकी वजह से अब बलूचिस्तान हुकूमत को एक बहुत बड़ा माली बहरान का शिकार होना पड़ रहा है। और पिछले माह हमने देखा कि बलूचिस्तान हुकूमत जो सरकारी मुलाजमी है मुख्तलिफ महकमों में, उनको तनख्वाहें देना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। तो अब बलूचिस्तान के जो वज़ीर आला है जाम कमाल की जानिब से ये एक सख्त फैसला सामने आया है, क्योंकि अरकान असम्बली जो है वो वज़ीर आला बलूचिस्तान पे ये दबाव डाल रहे हैं कि तरक्याती बजट पे जो कटौती का फैसला आप कर रहे हैं वो ना करें, आप फंड रिलीज करें ताकि जो तरक्याती मंसूबे है वो जारी और सारी रहे। मगर बलूचिस्तान के जो वज़ीर आला है वो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अब तरक्याती बजट का जो हुजम है उसे कम से कम किया जाएगा और साथ ही साथ उन तरक्याती बजट मंसूबे जो जारी हैं बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, तकरीबन ये बताया जा रहा है कि 300 से ज्यादा मंसूबे हैं जिन पर 80 से 70% काम मुकम्मल हो चुका है। उन मंसूबों के लिए फंड रिलीज किए जाएंगे। बाकी जो मंसूबे हैं जिन पे 20% या 10% या जो मंसूबे अब PSDP का हिस्सा है और शुरू होना है उन मंसूबों ने और उनके लिए फंड जारी होना है, वो फंड जारी नहीं होंगे। और दूसरी जानिब ये फैसले भी किए गए हैं कि नए अलाउंसेज और दीगर जो रोजगार के जो मौके हैं उन पे कम किया जाएगा और जो डेवलपमेंट का जो बजट है उसे भी कम किया जाएगा ताकि जो माली बहरान है बलूचिस्तान का वो से निपटा जाए। दूसरी जानिब हमने भी देखा है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान गुज़िश्ता रोज दौरे चीन पे भी गए थे। 5 रोज तक वो वहां पर मौजूद थे और उन्होंने गुज़िश्ता रोज साफियों से मुलाकात की। जब हमने उनसे पूछा कि माली बहरान से किस तरह निपटा जाएगा तो उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में बदकिस्मती से हमेशा हमने देखा है कि जो प्राइवेट सेक्टर है बलूचिस्तान का उस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई है और वफाक का जो रवैया हमेशा बलूचिस्तान के साथ रहा है वो नामुनासिब रहा है। रेकोडिक, सेंधक और दीगर जो कुदरती वसाइल है जिस पर वफाक ने बलूचिस्तान को पैसे देने हैं वो पैसे जो है वो वफाक नहीं दे रही है। अब बलूचिस्तान को अपने वसाइल को खुद जो है वो बैरूनी जो बाहर के जो सरमायाकार है वहां पर मुतारिफ कराना होगा, उन सरमायाकारों को बलूचिस्तान में लाना होगा ताकि जो बलूचिस्तान है बलूचिस्तान हमेशा पुरशिकवा रहते हैं वफाक से। लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर जो कीमती मादनियात हैं
सैंडिक प्रोजेक्ट की बात करें, रेकोडिक प्रोजेक्ट की बात करें, या कोल या दीगर मादनियात की, बलूचिस्तान हमेशा वफाक से कहता है कि ये मनसूबे उसके हवाले किए जाएं, लेकिन अमली तौर के ऊपर इन मादनियात के हवाले से बलूचिस्तान की अपनी कैपेसिटी नहीं है। दूसरी जानिब अब जाम कमाल साहब तरक्याती बजट पर कटौती लगाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पहले जो खिलाफ ज़ाब्ता अरबों रुपए की 15 से ज़ायद स्कीमों के ऊपर काम शुरू किया गया, सूबाई तरक्याती मनसूबों में अंदर वो मंजूर नहीं थे, उनकी इंक्वायरी का फैसला किया गया था वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से, उसका स्टेटस क्या है? और जब ये तरक्याती स्कीमों के ऊपर कटौती लगाई जाएगी तो जो पहले से मंसूबे जारी हैं, जो खिलाफ ज़ाब्ता शुरू हुए, उनके मुस्तकबिल का क्या फैसला किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए CMIT एक वो बनाया गया है जहां पर गुज़िश्ता रोज हमने जब से हुकूमत क़याम में आई, हमने देखा कि CMIT की जो टीम है वो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गई और वहां पर जो तरक्याती मंसूबे हैं उनका विजिट किया। हमने देखा, हमें ज़राए ने भी बताया कि उन्होंने जो रिपोर्ट दी है वज़ीर आला बलूचिस्तान को, इस तरह महकमे बलूचिस्तान में मौजूद है जिन पर कागजों में 80% काम हो चुका है और सिर्फ 20% जो है ना काम रह चुका है कागजों की हद तक, मगर ऑन ग्राउंड कुछ नहीं है। लिहाजा वज़ीर आला बलूचिस्तान ने इस पर सख्त एक्शन लिया है और ये उनका यही मौकफ है कि ऑन ग्राउंड जो काम नजर आएंगे उनके लिए फंड रिलीज किया जाएगा। मगर बलूचिस्तान में मखलूत हुकूमत है और अराकीन असम्बली की जानिब से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ औकात में वज़ीर आला बलूचिस्तान पर यह दबाव डाला जा रहा है कि वो तरक्याती मनसूबों के लिए जो बजट रखा गया है उसे फौरी रिलीज करे, मगर बलूचिस्तान चूंकि माली बहरान का शिकार है, वज़ीर आला बलूचिस्तान ये कहते हैं कि अब जो है हमने मिलकर बलूचिस्तान को जो माली बहरान से वो निकालना होगा। दूसरी जानिब जहां तक सेंडेक, रेकोडेक और दीगर जो कुदरती वसाइल है, माने मिनरल्स है, माहीगीर का जो शोबा है, ज़राअत है, जंगलात है, तमाम शोबों में हमने देखा कि पिछले 10 सालों में या 15 सालों में वो हुकूमत की दिलचस्पी नजर नहीं आई। महकमे जंगलात में हमेशा हमने देखा कि रोजगार के मौके फराहम किए जाते हैं, मगर तवज्जो नहीं दी गई, बाहर के सरमायाकारों को नहीं बुलाया गया। बहुत शुक्रिया फजल तवाब पहुंचा से आप हमारे साथ थे। एक ब्रेक और ब्रेक के बाद कुछ दीगर मामलात पे बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अगली खबर है इस्लामाबाद से। सरकारी घरों में तजावुज़ात, हुकूमत को अरबों का नुकसान, और ये घर जो बनाए गए थे वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स के ज़ेरे कंट्रोल हैं, लेकिन लोगों ने यहाँ पर तजावुज़ात की हैं। बैरूनी जो एरिया है उसमें कमरे बना लिए हैं, उनको किराए पर दे दिया है, जिससे सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुँच रहा है। सैयद नवीद जमाल साहब की ये खबर है, हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज़ में। नवीद जमाल साहब, ये कार्रवाई किसने करनी है? वजारत हाउसिंग ने ही करनी है या CDA ने करनी है, और इन तजावुज़ात पे नज़र क्यों नहीं जा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले ये बताना पसंद करूँगा कि जब 1960 में वफाकी दारुल-हुकूमत कायम करने के लिए इस्लामाबाद का फ़ैसला किया गया, तो उस वक्त वफाकी हुकूमत ने, क्योंकि इस्लामाबाद में देहात थे और खेत थे, यहाँ पे कोई शहरी आबादी थी नहीं और ना ही ऑफिस थे, तो यहाँ पे 17,000 के लगभग जो है ना सरकारी घर जो है ना वो तामीर कराए गए ताकि सरकारी मुलाजमीन को इन घरों में रखा जाए। इनमें कुछ अपार्टमेंट्स भी हैं और कुछ सिंगल घर भी हैं। तो यहाँ पे वक्त गुजरने के साथ साथ इन घरों में, क्योंकि आगे घरों के आगे भी और पीछे भी सहन बनाए गए तो खूबसूरत, तो लोगों ने जो अलाटी थे उन अलाटियों ने इन घरों में इंक्रोचमेंट करने शुरू कर दिए, आगे और पीछे कमरे बनाने शुरू कर दिए, और पिछले 15-20 साल से हम देख रहे हैं कि इन कमरों को अलाटियों ने वो फर्दर किराए पे चढ़ाना शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से एक तो गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है, दूसरा इस्लामाबाद का जो मास्टर प्लान है जिसमें ये तय किया गया था कि इस्लामाबाद की खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया गया था, और उस मास्टर प्लान के तहत ये सारी जो तब्दीलियाँ की जानी थी, लेकिन इन अलाटियों ने मास्टर प्लान को सर्फ नज़र करते हुए यहाँ पे इजाफी घर बनाए और घर बना के इन्होंने फर्दर जो है ना वो किराए पे दे दिए हैं। तो ये
सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है ना ये वजारत हाउस वफाकी हुकूमत की भी है, वजारत हाउसिंग की भी है और CDA की, क्योंकि CDA इदारा कायम ही इसलिए किया गया था कि इस्लामाबाद को वो मास्टर प्लान के तहत मेंटेन कर सके और यहाँ पे डेवलपमेंट की जाए। आप देखें गुज़श्ता कई जो मौजूदा हुकूमत आई है उस दौरान आप देख रहे हैं कि जो वफाकी दारुलहुकूमत और मुल्क के दीगर बड़े शहरों में तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा है और अरबों रुपए की जो अराज़ी है वो वागज़ार की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे इस्लामाबाद में कुछ 17,000 से ज़्यादा जो सरकारी घर हैं जिनमें इंक्रोचमेंट की गई है, इजाफी कमरे बनाए गए हैं और आगे सपलेट किए हुए हैं, तो वो उस तरफ जो है वफाकी हुकूमत का और वजारत हाउसिंग और CDA हुकाम का अभी तक कोई इस तरफ माइंड ही नहीं गया कि आया इन घरों को किस तरीके से हमने खाली कराना है, इंक्रोचमेंट को ख़त्म करना है ताकि जो इस्लामाबाद की खूबसूरती है उसको दोबारा से बहाल किया जाए। इस सिलसिले में गुज़श्ता रोज़ हमने रब्ता किया स्टेट ऑफिसर से उबैदुद्दीन से, तो उनसे इसी हवाले से कॉन्टेक्स्ट में बात की गई कि चूँकि पूरे इस्लामाबाद में और पूरे मुल्क में तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहे हैं, तो क्या आप लोगों ने इन घरों में जो सरकारी घर हैं हुकूमती मलकियत के हैं उनमें जो इजाफी जो कंस्ट्रक्शन की गई हैं क्या उनको ख़त्म करने के लिए कोई ऐसा कोई प्लान बनाया गया? तो उन्होंने साफ बताया कि जी अभी हमारी इस तरफ कोई सोच है ही नहीं, ना ही हमारी कोई प्लानिंग है। अभी हम जो ना सरकारी घरों में जो इल्लीगल काबजीन हैं उनको हम विकेट करवा रहे हैं। जी अच्छा जमीर साहब ये बताइएगा, ये मसला तो आपने ज़बरदस्त तरीके से टेकअप किया है, वजारत हाउसिंग और स्टेट ऑफिस की जिम्मेदारी थी जो उन्होंने पूरी नहीं की। तो हम दूसरी जानिब, एक जानिब तो इंक्रोचमेंट की गई, खूबसूरती मुतासर हुई, दूसरी जानिब 21,000 से ज़ायद ऐसे दरखास्तें हैं जो सरकारी मुलाजमीन ने सरकारी रिहाइश गाहों के लिए दे रखी हैं, लेकिन किल्लत है सरकारी रिहाइश गाहों की। उस मसले को हल करने के लिए वजारत हाउसिंग के पास क्या प्लान है और कब तक ये जो दरखास्तें हैं 21,000 के लगभग, इन तमाम सरकारी मुलाजमीन को इस्लामाबाद के अंदर उन्हें सरकारी रिहाइश गाह मिल सकेगी? देखिए आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1990 में जो ना वफाकी हुकूमत ने सरकारी घर मज़ीद बनाने पे पाबंदी लगा दी है। उसके बाद चूँकि इस्लामाबाद में 17,000 के लगभग सरकारी घर हैं, इस तरह कराची में हैं, टोटल जो ना स्टेट ऑफिस के पास कोई 23,000 घर हैं। तो चूँकि 17,000 घर और दूसरी तरफ आप देखें कोई अराउंड 10 लाख के जो ना वफाकी सरकारी मुलाजमीन हैं और इस्लामाबाद में जैसा कि आपको पता है कि रहायशें बहुत महंगी हैं और सरकारी घर का हसूल इंतहाई मुश्किल है। तो ये पहले तो मुख्तलिफ़ हुकूमतें जो ना वो अपने मनपसंद अफसरान को तो वो घर अलाट करवा देती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब ये इस पर एक्शन लिया और फैसला जारी किया कि जी जनरल वेटिंग लिस्ट के थ्रू जिनकी सीनियरिटी बनेगी वो इन घरों को अलाटमेंट हो सकेगी। अब चूँकि जिस तरह आपने बताया कि 23,000 से ज़ायद जो है ना वो सरकारी मुलाजमीन वेटिंग लिस्ट पे हैं, दूसरी तरफ आपकी इल्म में है कि सिर्फ 17,000 तकरीबन घर हैं। तो जब तक ये घर खाली नहीं होते तो वो जो वेटिंग लिस्ट है उनको घर अलाट नहीं हो सकेंगे। और दूसरी तरफ जो है ना वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के लिए अभी तक कोई सरकारी घर बना के देने के लिए कोई ऐसी स्कीम अनाउंस नहीं की। अलबत्ता जो PM इमरान खान साहब ने अभी जो 50 लाख घर बना के देने के जो मनसूबे का ऐलान किया है, तो उसमें इस्लामाबाद भी शामिल है, उसमें मुल्क के दीगर बड़े अजला भी शामिल है, शहर भी शामिल है। तो उसमें ये हो सकता है कि जी इनको मालिकाना हुकूक पे हम वफाकी हुकूमत जो है ना वो घर बना के दे। जी और फर्ज ये बताइएगा कि वजारत हाउसिंग की जानिब से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को एक तजवीज़ अरसाल की गई थी कि वेटिंग लिस्ट के अंदर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो 50-60 साल तक घर को अपने इस्तेमाल में रखते हैं कि वालिद अगर सरकारी मुलाजिम है तो उसकी दौरान मुलाजमत ही बेटे को सरकारी मुलाजमत मिलती है तो उस घर को वो कंटिन्यू करते हैं। जबकि वजारत हाउसिंग ने ये नई तजवीज़ दी थी कि अगर हमने मेरिट को फॉलो करना है तो फिर अगर बेटा भी सरकारी मुलाजिम बन जाए तो उसको वेटिंग लिस्ट में आना चाहिए, उसके मुताबिक उसको घर मिलना चाहिए, ताकि जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो 15-15, 20-20 साल तक सरकारी रिहाइश का मेरिट के मुताबिक हासिल नहीं कर पाते। क्या इस पॉलिसी को तब्दील किया गया है, ये पुराना तरीकाकार ही इंटैक्ट है? ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वजारत हाउसिंग ने PM को इस तरह की एक समरी भिजवाई थी कि ताकि घर जो है ना नए जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको सीनियरिटी बेस पे जो हैं उनको अलाट किया जा सके।
लेकिन अभी तक जो है ना इस किस्म का कोई फैसला नहीं हुआ कि जी किसी फर्द के पास ठीक, सरकारी बहुत शुक्रिया सैयद नवीद जमाल साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। और अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। इससे पहले खबर आई थी कि सनतों के लिए गैस सस्ती की जाएगी, लेकिन अब वजारत तवानाई ने सनती सेक्टर के लिए रियायती निर्ख वापस ले लिए हैं। भट्टी साहब, इसमें जो 5 जीरो रेटेड इंडस्ट्रीज थी, क्या उनसे भी जो रियायत दी गई थी उसको भी वापस ले लिया गया? फैसल देखिए, इसी ने गैस की कीमतों में इजाफे का फैसला किया था और उसका सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था कि अगर इस गैस की कीमत को जो कि 183% तक इजाफा प्रपोज किया गया था, अगर इसको सनती सेक्टर पर इम्प्लीमेंट किया गया तो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर के जो है वो बुरी तरह से मुतासर होगा। स्पेशल टेक्सटाइल सेक्टर है, उसके अंदर जो हमारी 5 जीरो रेटेड सेक्टर हैं वो बुरी तरह से मुतासर होंगे। तो इसका वफाकी हुकूमत ने यह तजवीज़ किया था कि इन शोबों के लिए जो टेक्सटाइल सेक्टर के है, जिसके अंदर कारपेट है, जिसके अंदर लेदर है, ये 5 जीरो रेटेड सेक्टर के लिए गैस की कीमत में इजाफा नहीं किया जाएगा। इनको अगर हम LNG भी फराहम करेंगे तो उसका रेट $6.5 फी MMBTU चार्ज किया जाएगा। उसके बाद जब ये फैसला हो गया, इस फैसले की रोशनी में ओगरा ने गैस की कीमतों में इजाफे का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया और सनती सेक्टर के लिए 300 MMSFD गैस की लोकेशन की गई कि इस 300 MMSFD गैस को RLNG और लोकल गैस की एक मिक्स करके उनको फराहम की जाएगी, लेकिन जो कीमत होगी वो $6.5 फी MMBTU तक चार्ज की जाएगी। ये एक फैसला था जिसको एप्टमा समेत इंडस्ट्रियल सेक्टर ने वेलकम किया था। लेकिन दूसरी जानिब जब इसका बाद में इम्पैक्ट वर्कआउट किया गया, इम्पैक्ट को कैलकुलेट किया गया, तो पता चला कि भारी सब्सिडी बर्दाश्त करना पड़ेगी वफाकी हुकूमत को, जो कि पॉसिबल नहीं है। उसके बाद एक स्टडी पेश की गई पावर डिवीज़न की जानिब से और उसके साथ साथ पेट्रोलियम डिवीज़न की जानिब से कि जो हमारा सनती सेक्टर है वहां पर गैस की बड़ी खपत कैप्टिव पावर प्लांट्स में भी मौजूद है। कैप्टिव पावर प्लांट्स वो हैं जो किसी भी सनत के अंदर पावर प्लांट लगाया जाता है, जिससे न सिर्फ वो सनत अपनी बिजली की तलब पूरी करती है, बल्कि गुज़श्ता 5-6 सालों के दौरान कैप्टिव पावर प्लांट्स ने वो बिजली CPPA को और या NTDC के सिस्टम के जरिए या डायरेक्टली डिस्कोस को फरोख्त करना भी शुरू कर दी। तो इस बिजनेस में आ गए थे। किसी सनत के अंदर अगर 20 मेगावाट का पावर प्लांट लगाया गया और उसकी अपनी डिमांड है 10 मेगावाट या 12 मेगावाट, तो एडिशनल 8 मेगावाट बिजली मुतलका तकसीम कार कंपनी को फरोख्त कर दी जाती थी। वजारत खजाना को, वजीर खजाना को ये इस बात से आगाह किया गया कि अगर हमने सनती सेक्टर को 300 MMSFD गैस फराहम की और कैप्टिव पावर प्लांट्स के ऊपर भी हमने अगर ये रियायती निर्ख इंप्लीमेंट किए तो ये भारी सब्सिडी बर्दाश्त करना पड़ेगी। उसका नुकसान बहुत ज्यादा होगा। नुकसान ये होगा कि हमें अपने मुख्तलिफ सरकारी और निजी पावर प्लांट्स को बंद रखना पड़ेगा, उन पावर प्लांट्स को हमें कैपेसिटी पेमेंट करना पड़ेगी और यहाँ पर हमें सस्ती गैस देना पड़ेगी। इस वक्त जो पावर प्लांट्स के लिए जो गैस की कीमत है तकरीबन वो 900 रुपए से 1000 रुपए पर MMBTU तक पहुंच चुकी है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन होगी, जिसके बाद फैसला किया गया और उसकी जानिब इंडस्ट्री ने इसको बड़ा क्रिटिसाइज किया है। अब वफाकी हुकूमत ने अपने फैसले के ऊपर नजरसानी करते हुए इंडस्ट्रियल सेक्टर को इन्फॉर्म किया है कि वो तमाम सनती यूनिट जिनमें कैप्टिव पावर प्लांट्स मौजूद हैं, कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस के ऊपर रियायती निर्ख $6.5 आपको नहीं मिलेंगे, बल्कि जो ओगरा का नोटिफाइड रेट है उसके मुताबिक आपको गैस मिलेगी। और अगर आप ये गैस हासिल नहीं करना चाहते, अपना पावर प्लांट नहीं लेना चाहते, तो आप नेशनल जो हमारा बिजली का ट्रांसमिशन सिस्टम है वहां से बिजली ड्रॉप करेंगे। कहा जा रहा है ब्रेक के बाद लौट कर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। भट्टी साहब, इससे पहले हम बात कर रहे थे कि सनती सेक्टर के लिए गैस के रियायती निर्ख वापस ले लिए गए। कैप्टिव पावर प्लांट क्या होता है और दूसरा इससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे क्या फर्क पड़ेगा? कैप्टिव पावर प्लांट्स वो है जो कोई भी सनत अपनी बिजली की तलब पूरी करने के लिए इंस्टॉल करती है। अपनी बिजली की तलब पूरी करने के बाद इजाफी बिजली मुतलका तकसीम कार कंपनी को फरोख्त कर दी जाती है। अब वफाकी हुकूमत ने यानी कि वजारत खजाना की जानिब से जो तरमीमी डायरेक्टिव इशू किए गए हैं, सनतों को आगाह किया गया कि अगर आपने कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए गैस हासिल करनी है तो आपको गैस $6.5 फी MMBTU किसी सूरत नहीं मिलेगी, बल्कि आपको इस गैस के निर्ख
$14 फी MMBTU तक अदा करना होंगे, जो कि सनती सेक्टर किसी सूरत अफोर्ड नहीं कर सकता। इस कीमत के ऊपर उनके जो इंटरनेशनल ऑर्डर हैं वो कंपिटिटिव नहीं रहते, तो अल्टीमेटली उन्हें या तो नेशनल ग्रिड से बिजली हासिल करना पड़ेगी और उसके साथ सिर्फ सनतों के जो प्रोडक्शन का अमल है उसके लिए गैस फराहम की जाएगी। इसके साथ एक और बड़ा मामला था, इसी हवाले से पंजाब के अंदर लगने वाले तमाम CNG के स्टेशंस को LNG का रेट चार्ज किया जाता है, तकरीबन वो भी $14 फी MMBTU तक पहुंच चुका है। कमिटमेंट थी गवर्नमेंट की कि हम आपको फुल प्रेशर के ऊपर गैस फराहम करेंगे। $14 आप वसूल करने के बावजूद नॉर्दर्न की जानिब से चूंकि गैस शॉर्टफॉल मुसलसल बढ़ रहा है, उन्हें भी कम प्रेशर का सामना है, जिसकी वजह से ये शोबा बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है। ठीक, कराची का रुख करेंगे। फरीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं। फरीद, सफारी पार्क का मामला पहले भी हमने उठाया, लेकिन अब कराची वालों के साथ इस हाथ को पुख्ता किया जा रहा है। अब बताइएगा कब तक ये 32 साल लीज की मंजूरी दे दी जाएगी? 3% शेयर हुकूमत का, 97% कंपनी का, इतना बड़ा एरिया, आखिर इसके पीछे कौन है? ये क्यों औने पौने दामों दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, कराची का एक बड़ा पार्क है सफारी पार्क, जिसके ऊपर हुकूमत सिंध और बल्दियाती इदारे का तवील अरसे से इसको प्राइवेटाइज करने के लिए प्लानिंग कर रहे थे। ताम ये जो प्लानिंग की जा रही है, ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बरखिलाफ की जा रही है। इसके लिए बल्दियाती इदारों ने जब इस पर शोर उठा कि प्राइवेटाइज किया जा रहा है और वो कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे, तो उन्होंने 2 माह कबल KMC कौंसिल के इजलास में इसकी एक करारदाद मंजूर कराई, जिसमें यह बताया गया अरकान को कि सफारी पार्क को तरक्याती कामों के लिए तरक्की देने के लिए और एक अच्छे म्यार इसका बनाने के लिए हम इसको प्राइवेट शोबे के सुपुर्द करके इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत काम करना चाहते हैं। लेकिन करारदाद के अंदर अरकान को ये नहीं बताया गया कि ये जो पार्क है जो प्राइवेटाइज किया जा रहा है, निजी कंपनी को दिया जा रहा है, वो पार्क के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बरखिलाफ एक शॉपिंग सेंटर बनाना चाहती है, बिजनेस एरिया बनाना चाहती है, सिनेमा बनाना चाहती है, और इससे जो आमदनी हासिल होगी उसमें KMC का जो है सिर्फ 3% हिस्सा होगा। ये चीज़ें मख्फी रख के करारदाद पास कराई गई, करारदाद पास हो गई, जिसके बाद ये जो है अंदरून खाना काम करते रहे। अभी हमारे ज़राए बताते हैं कि 1 हफ्ते कबल फिर इस पर मीटिंग की गई है कि फौरी तौर पे इस काम को मुकम्मल किया जाए और मुकम्मल करने के बाद पार्क को निजी शोबे के हवाले कर दिया जाए। इससे कबल सूबाई वज़ीर बल्दियात जो है सईद गनी साहब ने भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के डायरेक्टर को हिदायत दी थी कि जो भी मंसूबे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इस वक्त लाइन में है उनको मुकम्मल किया जाए, जिसमें वाटर बोर्ड का अहम धाबेजी पंपिंग स्टेशन है जिसको आउटसोर्स करने की कोशिश की जा रही है। दूसरे नंबर पे सफारी पार्क है। सफारी पार्क कराची के कल्ब में वाक़ है। इस पार्क की जो ज़मीन है इसकी मालियत खरबों रुपए में बताई जाती है। वहाँ के जो मुकामी स्टेट डीलर्स हैं उनका कहना यह है कि कई खरब रुपए मालियत की ये पार्क है, जिस पे तवील अरसे से बासर अफराद कब्जा करने की कोशिश करते रहे और कई हिस्से पे इस पर कब्जा भी हो चुका था। इससे कबल भी इसको एक प्राइवेट कंपनी ने लिया था और उसने सफारी पार्क के फ्रंट मेन यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर अपनी एक आउटलेट कायम कर ली थी, जो कि शिकायत करने पे, जिसकी शिकायत भी मैंने ही की थी और उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेटर को अपने साथ लेके गया था और वो जाके आउटलेट मैंने तोड़वाई थी कि ये कब्जा किया जा रहा है, यहाँ पर शॉपिंग प्लाजा बना लिया जाएगा। ये मामला चलते रहे फिर गुज़िश्ता साल इन्होंने एक शोशा छोड़ा कि हमारे पास एक कंपनी आई है जो सफारी पार्क के अंदर एक थीम पार्क बनाना चाहती है और सफारी पार्क एरिया को डेवलप करना चाहती है। हुकूमत सिंध का आप किरदार यहाँ पर इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितने लोगों के मामलात हैं कि ये हुकूमत सिंध जो बल्दिया उज़्मा कराची को तनख्वाहों की मद में 1 रुपये का इजाफा ग्रांट में इजाफा नहीं करना चाहती, बल्कि उनके ओजेटी फंड और उनको जो ग्रांट देती थी माहाना उसमें से भी कटौती कर ली। इस प्रोजेक्ट के लिए हुकूमत सिंध ने 90 करोड़ रुपये कर्जा KMC को देने की मंजूरी दी है, जिसके बाद शुकूक व शुबात इस हद तक मजबूत हो चुके हैं कि इसमें बड़ा घपला किया जा रहा है और इस पार्क को ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पे अहकामात दिए थे कि किसी भी पार्क के अंदर तिजारती सरगर्मियाँ नहीं की जा सकती, गैर कानूनी होंगी, लेकिन KMC कामले कौंसिल के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात को चैलेंज करते हुए यह करारदाद मंजूर की। अब जो है मामला ये है कि आइंदा चंद दिन के अंदर सफारी पार्क को बाकायदा तौर पर एक निजी कंपनी को दे दिया जाएगा, जो इसके अंदर देखिए सिनेमा पार्क के अंदर लोग आते तफरी करने के लिए, सस्ती तफरी है। आज सफारी पार्क में जो है लोग जाते हैं 100 रुपये दे के, 50 रुपये दे के, 10 रुपये एंट्री फीस दे के अपने बच्चों को लेकर तफरी कर लेते हैं। उसमें जब करारदाद मंजूर कराएगी, करारदाद में ये नहीं बताया गया कि जो निजी कंपनी इसको ले रही है, जो वहाँ पर थीम पार्क बना रही है, थीम पार्क क्या बना रही है वो बिल्कुल मख्फी है कि वो वहाँ पर क्या बनाएगी। उन्होंने ये मेंशन किया कि हम यहाँ पर बिजनेस एरिया बनाएंगे जिससे हमें रेवेन्यू हासिल होगा। रेवेन्यू क्या हासिल होगा? योमिया रेवेन्यू जो इनको हासिल होगा वो 23 लाख रुपये के करीब होगा, जिसमें KMC को 90 करोड़ रुपए लोन देगी कंपनी, उस मंसूबे में लगाएगी KMC और अपनी 109 एकड़ ज़मीन उनको देने के बाद सिर्फ 22,000 रुपये लेगी, 66,000 रुपये लेगी, जबकि 23 लाख रुपए
कंपनी अपना शेयर लेके जाएगी। सालाना आमदनी का जो तखमीना इनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट में बनाया गया है वो 86 करोड़ रुपए बनाया गया है कि सफारी और थीम पार्क से 86 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। लेकिन उसमें केएमसी का जो शेयर है वो निहायत मामूली है, 2 लाख रुपए है। 86 में से 2 लाख रुपए केएमसी को मिलेंगे। अब 23 लाख रुपए केएमसी को मिलेंगे, 86 लाख रुपए जो है वो निजी कंपनी ले जाएगी। निजी बहुत कंपनी शुक्रिया क्या कर रही है, वो अपनी जेब से भी अपडेट कर रहे थे। आज के प्रोग्राम से फैसल अब्बासी को इजाजत दीजिए।